morning everyone. So this is our 20th lecture of partial differential equation, and today we will start our next chapter, that is chapter 4th, and we'll discuss linear partial differential equation of second and higher order, and then linear homogeneous partial differential equation of second and higher orders and complementary function. So let's start. Next chapter, that is chapter number 4th, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर. अभी तक जो हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो हमने फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी थी. हम सेकंड ऑर्डर या उससे ज़्यादा ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे. तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी सेम वही डेफिनेशन होगी कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जर्नल हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेते हैं, z, कि आपके पास जो z है और जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स वो होंगे अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री. उनकी फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या होती थी लीनियर होने की, कि ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे एक दूसरे से एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर. तो यही वही सेम डेफिनेशन है जो हम लीनियर की पहले पढ़ते हैं. एंड देयर कोफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट, और जो इनके कोफिशिएंट हैं, जो इनके कोफिशिएंट हैं वो आपके पास क्या हो सकते हैं, तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे एक्स वाई जेड के. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है, सो इन दिस इक्वेशन अगर आप चेक करो, आप सबसे पहले चेक करो क्या ये लीनियर है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्लियरली विजिबल है. क्या ये लीनियर है? लीनियर में क्या होगा कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जितने भी जेड के पार्शियल डेरिवेटिव हैं जेड, उन सब की डिग्री होनी चाहिए 1. तो आप चेक करो इन जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है एंड इसकी भी डिग्री 1 है. नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे कि z या उनके पार्शियल डेरिवेटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाई ना हो. तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी दो पार्शियल डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन नहीं है या उनकी z के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है. दैट मीन्स क्लियरली ये इक्वेशन क्या है आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है एंड देयर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आप क्या कहते हो, जैसे आपके पास ये फर्स्ट टर्म है ना, जो ये टर्म है इसके साथ जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट. तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपका 1. सिमिलरली इस टर्म का आपके पास कोफिशिएंट क्या है 4, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 5 एंड इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है -2. तो ये आपका लिखा है कि ये जो कोफिशिएंट है या तो ये होंगे कांस्टेंट है इसमें, या फिर होंगे फंक्शन एक्स वाई के, या फिर ये एक्स वाई के फंक्शन होंगे. क्योंकि जेड के फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जेड के फंक्शन हुए तो पार्शियल डेरिवेटिव और जेड एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दैट मीन्स ये जो आपके पास है या तो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स वाई के फंक्शन होंगे. एक्स वाई का एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो अगर आप इस एग्जाम्पल में चेक करो, क्या ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है. क्या ये लीनियर है? लीनियर के लिए फिर से चेक करोगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है एंड कहीं भी आपके पास z या उसके पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं है. तो दिस इज़ योर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद आप ये चेक देखो जो डेफिनेशन में लिखा है कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो ये x का फंक्शन है, यहाँ पे ये y का फंक्शन है, यहाँ पर x एंड y का फंक्शन है. ओके ऑब्वियसली यहाँ z नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर सपोज यहाँ होता है z, तो जो कोफिशिएंट है किसका फंक्शन हो जाता है x एंड z का. बट यहाँ पे क्या होगा, z और पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गए. अगर z और उसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गए हैं दैट मीन्स ये इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, है ना, नॉन लीनियर बन जाएगी इक्वेशन. सो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन होंगे x एंड y के. सो बेसिकली जो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारे पास होंगी ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होंगे, और जो चैप्टर 5th होगा उसमें ये एक्स एंड वाई के हम फंक्शन लेंगे, उसमें उस टाइप के आपके पास एग्जाम्पल होंगे, उनको सॉल्व करने का मेथड होगा. सो इफ़ यू वांट टू राइट जर्नल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, तो आप कैसे लिखोगे, हम क्या करेंगे, ऑर्डर n मतलब n डिग्री से ज़्यादा तो किसी भी पार्शियल जो भी डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर नहीं हो सकता. सो आप क्या करोगे, पहले जितने भी n डिग्री के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो हम सारे एक साथ में लिख लेते हैं. n डिग्री का सबसे पहला पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो सकता है, करली n z बाय दिस, क्योंकि पूरा का पूरा आपने पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया है. इसका कोई कोफिशिएंट होगा, हमने इसका नाम दे दिया a0. सिमिलरली नेक्स्ट जो अभी टर्म होगी उसका कोफिशिएंट हमने दे दिया a1. ये आपके पास क्या हो सकता है कि आपने n टाइम्स तो डेरिवेटिव लिया है बट n-1 टाइम x के साथ, और एक आपने लिया है y के साथ. नेक्स्ट n ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो सकता है कि हमने n-2 टाइम्स तो लिया है x के साथ डेरिवेटिव एंड 2 टाइम्स लिया है y के साथ. सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा कि टोटल n टाइम है बट n-3 टाइम x के साथ एंड 3 टाइम्स y के साथ.
सिमिलरली ऐसे जाते जाते हम कहाँ चले जाएंगे, ए एन, या पूरा का पूरा डेरिवेटिव किसके साथ हो जाएगा, y के साथ। क्या कर रहे हैं हम, x के साथ डिक्रीज करते जा रहे हैं, y के साथ इंक्रीज करते जाते हैं, तो एंड वाला आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म होगी, तो इनको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया। अभी तो मैंने कौन से डेरिवेटिव लिखे हैं, जिनका आपके पास सबका ऑर्डर क्या है, n, ठीक है। बट इक्वेशन में ऐसा तो नहीं है कि अगर n ऑर्डर किया तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव n ऑर्डर के होंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब हम लिखेंगे n-1 की, n-1, तो इसका मैंने कोफिशिएंट दे दिया b0, तो ये हो जाएगा, टोटल है n-1, तो पहले सारा का सारा डेरिवेटिव x के साथ, तो n-1 टाइम डेरिवेटिव x के साथ, देन b1, फिर से वही हम काम करेंगे कि एक n-2 x के साथ डेरिवेटिव एंड 1 टाइम y के साथ। सिमिलरली आप इसको इंक्रीज करते जाओगे, x के साथ हो जाएगा n-3 टाइम एंड y के साथ हो जाएगा 2 टाइम। ऐसे एंड में आप जाओगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, bn-1, क्योंकि एक कम टर्म आएगी है ना, सो यहाँ पे क्या होगा, n-1 टाइम डेरिवेटिव हमने लिया है, बट सारे का सारे किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में। अब ये मैंने सारे वो लिख दिए जिनका आपके पास ऑर्डर है, n-1 के डेरिवेटिव लिख दिया है ना, n-1 जितने भी होंगे। सिमिलरली आपके पास उसके बाद क्या होगा, n-2 के, n-3 के, ऐसे करते करते एंड में क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का भी रह जाएंगे है ना, ये अभी हम क्या करें, n ऑर्डर का, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसे करते करते आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का भी आएगा, तो उसका मैंने कोफिशिएंट लिख दिया से m0, एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, एक बार रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में है ना, क्योंकि अब हम कम करेंगे तो एक यही रह जाएगा सिर्फ कि अब y के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, z वाली टर्म भी इन्वॉल्व हो सकती है आपकी इक्वेशन में, सो n0 z इक्वल्स टू, या तो क्या होगा, इक्वल्स टू 0, और इन जर्नल हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x एंड y। सो दिस इज योर जर्नल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होगी ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो कोफिशिएंट क्या है आपके पास, a0, a1, a2 एंड an तक, फिर b0, b1 अप टू bn-1 एंड सो ऑन, फिर आपके पास है m0, m1 एंड n0। ये सारे के सारे आपके पास क्या हो सकते हैं, या तो ये होंगे कांस्टेंट, या फिर क्या होंगे, ये फंक्शन होंगे x y के। अगर आपके पास ये सारे के सारे कांस्टेंट आ जाए ना, जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे कांस्टेंट आ जाएं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, हम उसको बोलेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, पर्टिकुलर उसका नाम है ये। अगर सारे के सारे जितने भी आपके पास कोफिशिएंट है सारे के सारे कांस्टेंट हो जाए, सारे A to Z, ठीक है, सारे के सारे, सो हम उसे बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट के साथ उसे हम बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। एंड नेक्स्ट आपके पास एक आती है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें आपके पास क्या होता है, कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी कि अगर उसके जितने भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे सेम ऑर्डर के होंगे तो हम ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। बट अगर आपको पर्टिकुलर चेक करनी है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, अभी देखो जो मैंने जर्नल लिखी है ये आपके पास कौन सी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर मुझे फाइंड करनी है या डेफिनेशन बनानी है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होगी, ऑब्वियसली वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, साथ में होमोजीनियस की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। होमोजीनियस की क्या प्रॉपर्टी होगी कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव आपकी इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑल द डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन का नाम दूँ इक्वेशन 1, इसमें सारे के सारे डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सेम ऑर्डर के, तो ऐसी इक्वेशन को मैं कहूँगी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं से आप इसकी जर्नल बना सकते हो। देखो अब जो ये आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना था, n। अगर मुझे फाइंड करनी है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, तो ऑर्डर n में क्या होंगे, ये वाली टर्म आ जाएंगी सारी की सारी, सिर्फ मतलब आपकी इक्वेशन ये रह जाएगी, अब सिर्फ उसमें सिर्फ ये टर्म इन्वॉल्व होंगी फर्स्ट ब्रैकेट वाली, क्योंकि अगर मैंने लिखा है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब
ऑर्डर n है, दैट मीन्स जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे हर एक का ऑर्डर क्या होगा n। तो सिर्फ ऑर्डर n कहाँ है, इस पहले वाली ब्रैकेट में था, तो सिर्फ ये वाली आपके पास इक्वेशन रह जाएगी। तो इसका हम जर्नल लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a नॉट दिस n टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन n टाइम्स डेरिवेटिव तो करना है बट x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम एंड एक बार y के रिस्पेक्ट में, देन नेक्स्ट n-2 एंड y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y, और ये एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होमोजीनियस विद ऑफ ऑर्डर n बन जाएगी। सो दिस इज योर होमोजीनियस देन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, है ना। हर एक पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर आपके पास कितना है, n। तो ये जर्नल आपके पास इक्वेशन हो गई है। एंड ऑब्वियसली अगर हर पार्शियल डेरिवेटिव, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबका सेम ऑर्डर नहीं है, कोई एक डिफरेंट ऑर्डर का आ गया है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस। सो देयर आर सम नोटेशंस वी यूज्ड इन दिस चैप्टर। जैसे आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी नोटेशन हम देंगे कैपिटल D से। दैट मीन्स अगर करली z बाय करली x है तो इसको आप लिखोगे dz, ओके। एंड y के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे हम उसको नोटेशन देंगे d डैश। दैट मीन्स अगर z का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y तो हम इसको लिखेंगे d डैश z। ये तो है एक बार। अगर हमने 2 टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखेंगे d2। ठीक है, सिमिलरली अगर z का हो रहा है तो आप इसको लिखोगे d स्क्वेयर z। सेम विद y, अगर 2 टाइम आप y के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव तो इसकी नोटेशन होगी d डैश 2 या d डैश स्क्वेयर। ठीक है, नोटेशन है जस्ट ये नोटेशन हम यूज करेंगे। एंड देन सिमिलरली 3 टाइम्स करोगे तो उसको लिखोगे d3 या d क्यूब। एंड सिमिलरली अगर हम n टाइम्स करेंगे तो उसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, dn। एंड सेम विद दिस, अगर हम n टाइम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा d डैश n, d डैश की पावर n। और अगर हम इसको लिखें, यहाँ पर z इन्वॉल्व हो गया, मैंने यहाँ z लिखा है तो आपको लिखोगे d की पावर n इंटू z। सिमिलरली यहाँ आप लिखोगे जिसके जो भी आप यहाँ वेरिएबल लिख रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा d डैश की पावर n इंटू z, कि z का आपने किया इतने बार डेरिवेटिव। सो ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे जब हम अपने जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, होमोजीनियस प्लस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसमें आपके पास होगा जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, एक्स एंड वाई के फंक्शन हो जाएंगे वो। सो बेसिकली जो इस टाइप की इक्वेशन है इनका जो जर्नल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, हम यहाँ पर जर्नल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। तो जर्नल जो इसका सॉल्यूशन होता है वो 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री 2 पार्ट से मिलकर आपका पूरा का पूरा जो है जर्नल सॉल्यूशन बनता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इनको फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट फेज हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम जनरली ऐसे लिखेंगे CF और इसे हम लिखेंगे PI। दोनों को ऐड करोगे तो आपका पूरा का पूरा जर्नल सॉल्यूशन बन जाएगा इस टाइप की इक्वेशन का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे हम, कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे इस टाइप की इक्वेशन का। फिर हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपका जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो पहले मैं सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो वी विल डिस्कस वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सिर्फ वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, हम प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो जस्ट वर्किंग रूल कि कैसे आपको फाइंड करना है। सो हमने इक्वेशन ले ली, आपकी इक्वेशन क्या होगी, हम जर्नल बात करें तो क्या होगी, इस तरफ फंक्शन होगी वो d एंड d डैश का, ठीक है, साथ में z हमने लिख दिया क्योंकि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की इक्वेशन है, चलो मैं जर्नल लिख रही हूँ, बाद में आपको बताऊंगी मैंने ऐसे क्यों लिखा है। और इस तरह का हो जाएगा फंक्शन x एंड y का, ओके। क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज इस टाइप की इक्वेशन है,
say 2 3 times and then ये है आप सपोज एक इक्वेशन आपकी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, d4z प्लस 2 इंटू इसको लिखोगे d। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हुए हैं, x के रिस्पेक्ट में तो d क्यूब, और एक बार हुआ है y के रिस्पेक्ट में तो d डैश, एंड किसका हुआ है, z का, तो z प्लस अब यहाँ पे क्या हुआ है, 4 टाइम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y, तो d डैश की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर। तो अगर यहाँ से अगर आप देखो तो z आपके पास ऐसे लिख सकते हो, यहाँ z भी आएगा ना पहले ऊपर, दिस z। सो मैंने इसको लिख दिया कि ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ d एंड d डैश एंड देन z, ठीक है। क्योंकि z आपको बाद में लिखना है, क्योंकि ये एक एक्चुअल में ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के बाद जिस पे ऑपरेशन लगा वो बाद में लिखोगे आप, तो z यहाँ लिखना, आगे नहीं लिख देना, z मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑपरेशन लगा है, ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने जर्नली ये लिखे कि हमारी जर्नल इक्वेशन हो गई है इस टाइप की, ओके। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का। पहला स्टेप होगा राइट m इन प्लेस ऑफ d, जहाँ जहाँ पर हमने d लिखा है उसके प्लेस पर आप लिख दोगे m, मतलब आपने d को रिप्लेस कर देना है m से। एंड नेक्स्ट क्या होगा, 1 इन प्लेस ऑफ d डैश, जहाँ d डैश है उसके प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, 1। तो पहला स्टेप आपको ये करना है, ठीक है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है यहाँ पर, दिस इज योर इक्वेशन d4, ये फॉर एग्जांपल ये है d4 प्लस जो मैंने ऊपर लिखी है d स्क्वेयर दिस प्लस d डैश की पावर 4, एंड यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ इस इक्वेशन में, ठीक है। कहाँ, या पूरा लिख देती हूँ मैं, चलो कहाँ रिप्लेस करना है, इन द कोफिशिएंट ऑफ z ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस टाइम पूरा का पूरा कोफिशिएंट है z का ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें आप रिप्लेस करोगे एंड देन इसको आप पुट कर दोगे 0 के इक्वल, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आप पुट करोगे 0 के इक्वल। तो पहले यहाँ रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस आपने किया, ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस 2 m क्यूब इंटू 1 प्लस 1 की पावर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी स्टेप में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको इक्वेट कर देना है 0 के इक्वल। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंड पुट द रिजल्ट इक्वल्स टू 0, ओके। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, m की पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी ना यहाँ से, आपको उसके बाद m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू जो आपके पास आएंगी उस पर आपका नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करता है। हो सकता है जो m की वैल्यू है, यहाँ से देखो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, हो सकता है वो 4 की 4 वैल्यू सेम हो सकता है वो उनमें से 2 सेम हो बाकी डिफरेंट हो, या 3 सेम हो 1 डिफरेंट हो, इस टाइप से हो सकता है ना। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है, m की वैल्यू क्या आएंगी उस पर। सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, से m की वैल्यू आपके पास आई है, कोई भी इक्वेशन है मान लो, 4 वैल्यूज आनी थी, एक आई है आपके पास 1 2 3 4, कैसे आई हैं, सारी की सारी डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यू हैं सपोज m की, और चारों की चारों डिफरेंट आई हैं, कैसी आई हैं, डिफरेंट वैल्यूज। सो इस सपोज इसका नाम है m1 नोटेशन के लिए, जर्नल नोटेशन के लिए, ये है m2, ये है m3 और ये है m4, ठीक है। सारे के सारे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो क्या करोगे, देन जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ऑफ z वो आपके पास इक्वल होगा, पहले आप लिखोगे 5, ठीक है, 5 1 y प्लस m1x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये लिखना है। देन नेक्स्ट आप लिखोगे 5 2 y प्लस m2x, मतलब m2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये टर्म लिखोगे। देन आप लिखोगे प्लस 5 3 y प्लस m3x, ये m3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिखा। देन 5 4 y प्लस m4x। अब आपकी मर्जी, आप m1 m2 m3 किसको ले रहे हो, वो शफल हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में, आप किसी को भी m1 किसी को भी m2 m3 मान सकते हो, ओके। सो अगर इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1 y प्लस x, देन 5 2
वाई प्लस 2x, देन फाई 3 वाई प्लस 3x, देन प्लस फाई 4 वाई प्लस 4x। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कब हुआ? जब आपके पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अगर आपके पास सपोज होता m की वैल्यू अगर आती से m की वैल्यू आपके पास है ये 1 2 2 3 एंड से 3 3 4, ये आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे? सब में आपको ऐसे लिखना है। देखो पहले 5 1 से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आप लिख दोगे 5 1 वाई प्लस m1x लिखना है, तो यहाँ आप लिख दोगे m इंटू एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 m1 की, ठीक है। अब ये देखो ये कितनी बार रिपीट हुई है? 2 टाइम्स। तो अगर ये रिपीट नहीं होती तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते? अगर ये रिपीट ना होती तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं यहाँ पर? 5 2 वाई प्लस 2x, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं? 5 3 वाई प्लस 2x, यही होता, ठीक है। मान लो रिपीट नहीं हुई, बट ये रिपीट हुई है तो आपको क्या करना है? जो आपने सेकंड टर्म ली है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप x से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है x से, मतलब x की पावर 1 से, और पहले वाले को x की पावर 0 से करोगे तो वो 1 ही रह जाएगा, मतलब सिर्फ सेकंड वाले को आपको मल्टीप्लाई कर देना है x से। तो अभी तक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर क्या बन जाएगा? 5 1 वाई प्लस एक्स, ये वाला एज इट इज, देन ये लिखोगे आप x की पावर 0 तो हो गया 1, सो 5 2 वाई प्लस 2x, देन x वाई 3 वाई प्लस 2x, ठीक है। इतना हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा। अब नेक्स्ट अगली आपके पास क्या है? 3 वैल्यूज़ हैं, 3 टाइम ही रिपीट हुई हैं। तो पहले देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते? ठीक है, सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बात करूँ तो हम लिखते 5 4 पे पहुँच गए हम, 5 4 वाई प्लस 3x, ठीक है। नेक्स्ट वाली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते? 5 5 वाई प्लस 3x, ओके। एंड देन नेक्स्ट जो 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 5 6 वाई प्लस 3x। बट अब क्या है, रिपीट हो रही हैं तो कोई बात नहीं, जब रिपीट हो रही हैं तो पहले वाले को आपको मल्टीप्लाई करना है x की पावर 0 से, तो ये हो जाएगा 1। सो यहाँ मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, x की पावर 0 से, तो ये 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट से, एक और बार रिपीट हो रही है ना, एक और है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2 से। अगर एक और रिपीट होती ना, एक और बार 3 होता तो उसको मल्टीप्लाई करते थे हम x की पावर 3 से। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? 5 4 वाई प्लस 3x प्लस अगली टर्म x, ये वाली 5 5 वाई प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर 5 6 वाई प्लस 3x। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है? अब 4 एक ही टाइम आ रहा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 7 वाई प्लस 4x। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस टाइप से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है। रिपीटेड हो या सेम हो, रिपीट हो दैट मीन्स सेम हो या नॉन रिपीटेड हो, डिस्टिंक्ट हो, सबको ऐसे आपको लिखना है। हम इसी के बारे में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले हम एक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, देन उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे इस टर्म को? d क्यूब z माइनस 4 2 टाइम्स x के साथ, देन 1 टाइम y के साथ, प्लस 4 3 टाइम्स है, और 3 टाइम है टोटल, 2 टाइम है, 1 टाइम है यहाँ पर x के साथ, सो d, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे? d डैश 2 टाइम है d डैश स्क्वेयर, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू 2 साइन 3x प्लस 2y। तो अब इसको अब आप कैसे लिख सकते हो? z सारे में से कॉमन ले लो, सो दिस सो हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करोगे? d को आपको रिप्लेस कर देना है m से, एंड d डैश को रिप्लेस कर देना है 1 से, और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो क्या करो, क्या आ जाएगा? m क्यूब माइनस 4 m स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 4 इंटू m और 1 की पावर 2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल लेना है, ठीक है। इक्वल्स टू 0 ट्रीट करना है, वर्किंग रूल है ये, इक्वल्स टू 0।
सो क्या आ जाएगा यहाँ से एम क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर प्लस 4m इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप m कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे तो m इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप चेक करो m की वैल्यूज़ आपके पास आ गई, m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 2। तीन वैल्यूज़ आएंगी, थ्री की इक्वेशन है ना, जितनी डिग्री की इक्वेशन उतने रूट्स आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं दिस। एक तो आपके पास नॉन रिपीटेड है, बाकी दो रिपीटेड हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, 5 1 y प्लस 0 इंटू एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 1 y है ना, 0 तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखते, 5 2 y प्लस 2x। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, 5 3 y प्लस 2x। बट ये क्या है, रिपीटेड है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, 5 1 y प्लस 5 2 y प्लस 2x प्लस x 5 3 y प्लस 2x। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऐसा ही कुछ आप पढ़ोगे जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे ना, वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने होंगे। वहाँ पे जस्ट आपके पास क्या होगा, वहाँ पे और भी ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पे डी डैश नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ डी आपके पास होगा। मतलब वर्किंग रूल वहाँ भी सेम रहेगा कि m से रिप्लेस करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। उसको लिखने का भी अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहाँ कैसे लिखना है, बट कुछ रूल ऐसे ही होंगे। ओके, यहाँ हम 5 1 5 2 ऐसे लिखते हैं, वहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपको कुछ लिखना होता है। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, फिर से क्या करोगे, पहले इसको सिम्बॉलिक में एक चेंज कर लोगे, तो आपके पास हो जाएगा डी स्क्वेयर जेड माइनस 2 डी इंटू डी डैश जेड इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस 2y। ओके, ये जो आपके राइट हैंड साइड वैल्यू ना पर्टिकुलर इंटीग्रल में यूज़ होता है एक्चुअल में। सो ये आपके पास हो गया डी स्क्वेयर माइनस 2 डी इंटू डी डैश जेड एंड ये एज इट इज़। तो आपको पहले फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पहला स्टेप क्या होगा, डी को रिप्लेस कर दो आप m से एंड डी डैश को रिप्लेस कर दो 1 से एंड उस इक्वेशन को ट्रीट कर दो 0 के इक्वल। सो इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, m स्क्वेयर माइनस 2m इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया m स्क्वेयर माइनस 2m इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लो तो बचेगा m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपके पास m की दो वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 5 1 y प्लस 0 इंटू एक्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 5 2 y प्लस 2x। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 1 y बच जाएगा सिर्फ प्लस 5 2 y प्लस 2x। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन आप इसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी क्यूब जेड माइनस 3 डी स्क्वेयर एंड देन डी डैश 1 टाइम y के साथ हुआ है जेड प्लस 4 3 टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, y के। तो डी डैश क्यूब इक्वल्स टू 0 तो बाद में लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू ई एक्स की पावर x प्लस 2y। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो d को आप रिप्लेस करोगे m से, d डैश को रिप्लेस करोगे 1 से एंड जो भी इक्वेशन होगी, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप रख दोगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। पहले यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आप, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वेयर इंटू डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब एंड देन z इक्वल्स टू, इसमें रखो रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर प्लस 4 यही आएगा इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो इजीली, है ना, आपको फाइंड करनी आती है। पहले आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो एक वैल्यू फाइंड करोगे हिट एंड ट्रायल से तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, पहले छोटी वैल्यू से चेक करते हैं हम, 0 चेक करते हैं, 1 -1 2 -2 इस टाइप से चेक करते हैं। तो अब m इक्वल्स टू अगर 2 पुट करो यहाँ तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट मीन्स m इक्वल्स टू 2 इसकी एक क्या होगी, रूट होगा। ठीक है, m इक्वल्स टू 2 एक रूट है, चेक भी कर लो चाहे। 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 4 ये आ गया इक्वल्स टू 0।
दैट मीन्स 2 इसका एक रूट है, और बाकी 2 रूट आप कैसे करोगे, हम फाइंड करेंगे सिंथेटिक मेथड से, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था। क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इसके कॉफिशिएंट, एम क्यूब का कॉफिशिएंट 1, एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3, देन एम का कॉफिशिएंट नहीं है तो 0, और यहाँ पे लिख दोगे 4। कौन है रूट, 2। सो क्या होता था, 1 यहाँ पर एज इट इज मल्टीप्लाई करते थे 2 × 1, तो आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करोगे -1, -1 × 2, 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो अगेन 1 सेकेंड, -2 आएगा ना, -2 -2 -2 × 2 -4, तो ये आपके पास आ गया 0, यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, तभी आपका ये रूट आता है। फिर क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 3 की है, m3 आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करोगे m से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इक्वेशन क्या आ गई, m स्क्वायर -m -2। तो दूसरे रूट आपके पास यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रूट आएंगे, क्या चेक करो, यहाँ से रूट आप फाइंड कर सकते हो इजीली, m स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो m स्क्वायर -2m + m -2 = 0। सो m कॉमन, m -2 + 1 कॉमन, m -2 = 0। सो यहाँ से क्या बन गया, m + 1 एंड m -2 = 0। सो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई है 2 and -1। तो टोटल m की आपके पास 3 वैल्यू आ गई है 2। सो अगर हम एंड में देखें तो m की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2, 2 and -1। ओके, सो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, 5 1 y प्लस, अच्छा पहले ऐसा किया करो, जो नॉन रिपीटेड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लिया करो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे भी लिख सकते हो। सो पहले हम जो नॉन रिपीटेड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेती हूँ, चलो मैं -1 2 2, ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना आप लिखो, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हो आप। ये आ गया आपके पास 5 1 y माइनस x हो जाएगा, 1 -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा 5 2 y + 2x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा 5 3 y + 2x, बट ये रिपीटेड है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा d² z + d' z², ऑब्वियसली d' का स्क्वेयर = cos mx cos ny, ठीक है। तो d² + d' का स्क्वेयर z = ये एज इट इज़। जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल करूँगी तो मैं इसको डायरेक्ट चेंज करके लिख दूँगी, अभी आप समझ लो इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। ओके, सो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करते हैं। सो क्या करोगे, d को रिप्लेस करोगे m से, d' को रिप्लेस करोगे 1 से, एंड इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। सो आ जाएगा m² + 1 का स्क्वायर = 0। सो m² + 1 = 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, m² की वैल्यू -1, सो m की वैल्यू ± आयोटा आ जाएगी, दैट मीन्स m = आयोटा एंड माइनस आयोटा, कोई बात नहीं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, 5 1 y + m × x लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या देगी आयोटा x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 2 y - आयोटा x हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 5th। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर d² z मैं एंड में डायरेक्ट कॉमन लिख दूंगी, d² - 4 d × d' + 3 d' का स्क्वायर एंड देन z = दिस, है ना। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो वही स्टेप 1 क्या होगा, d को रिप्लेस करोगे m से, d' को रिप्लेस करोगे 1 से, एंड उस इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। सो यहाँ क्या हो जाएगा, m² - 4 m × 1 m रह जाएगा +3, 1 का स्क्वायर 1, सो = 0। सो यहाँ m की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या लिखोगे, m² - 3m -m +3 = 0। सो m - 3, m कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो, m - 3 = 0। सो m - 1 × m - 3 = 0। सो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ गई 1 and 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 5 1 y + x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, 5 2 y + 3x, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो एग्जाम्पल 6th, इसे हमें सॉल्व करना। अब इक्वेशन देखो r/s t की फॉर्म में है, बट हमें पता है r/s t की वैल्यू क्या थी। जैसे p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, _z/x। q की वैल्यू आपके पास क्या होती है, _z/y। ऐसी r/s t की वैल्यू होती है, r की वैल्यू क्या होगी, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
एस की वैल्यू क्या होती है, एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। टी में क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये नोटेशन थी, तो यही नोटेशन आप यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 माइनस एस की वैल्यू रख दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ हम लिखेंगे -3, टी की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज योर वैल्यू ऑफ टी। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डी एंड डी डैश में, तो क्या हो जाएगा 2d² माइनस डी इंटू डी डैश -3d डैश का स्क्वायर पूरे के साथ z, और ये एज इट इज़। तो जस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगेन इस इक्वेशन में क्या करोगे, d को रिप्लेस करोगे आप m से, d डैश को रिप्लेस करोगे 1 से, तो आ जाएगा 2m² माइनस m -3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी 2m² माइनस m -3 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर बना लेते हैं, क्या बन जाएंगे आपके पास, -3m एंड +2m -3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप m कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2m -3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, 2m -3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा m+1 इंटू 2m -3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको m की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, m इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू 3/2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, 5(1) y माइनस एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख दोगे, 5(2) y प्लस 3/2 x। दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो सिमिलरली बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसके 2-3 और एग्जाम्पल हैं, उसमें आप खुद से ट्राई करना फाइंड करने की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम इसी वे से आपको फाइंड करने हैं। वहाँ पर m की वैल्यूज़ बेसिकली आपको फाइंड करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये लिखते जाओगे। तो वो आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में।